Hello everyone, this is Rita Singh. So this is the last topic of the chapter after when people rebel, and the topic is the aftermath. So let's begin the chapter. The British had regained control of the country by the end of 1859 और 1859 के अंत तक ब्रिटिश ने पूरे भारत पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज़ एनी मोर। लेकिन पहले की पॉलिसीज़ के साथ जो पॉलिसी ब्रिटिश ने अपनाई थी उन पॉलिसी के साथ अब भारत भूमि पर शासन नहीं किया जा सकता था, और दिस इज़ द रीज़न सम चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1857 रिबेल। और यही कारण था कि कुछ चेंजेस लाए गए ब्रिटिश के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद। सो ये चेंजेस थे। The first one is that the British Parliament passed a new act in 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया कानून पास किया एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड। ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को अपॉइंट किया गया और इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और भारत के शासन कार्य से संबंधित सभी कार्यों के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार बनाया गया। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम। उसे एक काउंसिल भी दिया गया उसके सलाह देने के लिए, कॉल द इंडियन काउंसिल। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए जिस काउंसिल का निर्माण किया गया उसे इंडिया काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। नाउ द अर्लियर टाइटल for the earlier title was the governor general। पहले का जो टाइटल था गवर्नर जनरल, इट वाज रिप्रेजेंटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्रिटिश, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश का। नाउ इट हैड बीन चेंज एंड न्यू टाइटल वाज गिवन एंड टाइटल ऑफ वायसराय। सो इस टाइटल को, गवर्नर जनरल के टाइटल को चेंज करके नया टाइटल दिया गया वायसराय का। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और इन सभी सुधारों के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश क्राउन ने, वहाँ के शासन, ब्रिटेन की सत्ता ने, ब्रिटेन के राजा ने भारत के सत्ता को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। Now the next is the all ruling chief of the country were assured that the territory would never be annexed in future। सभी रूलिंग चीफ को यह आश्वासन दिया गया कि अब भविष्य में उनके किंगडम को कभी भी ब्रिटिश किंगडम के रूप में या ब्रिटिश लैंड के रूप में उसे एनेक्स नहीं किया जाएगा और ब्रिटिश किंगडम में उसे नहीं मिलाया जाएगा। दे वेर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। यहाँ तक कि उन्हें यह भी अलाउ किया गया, यह भी उन्हें अधिकार दिया गया कि वो अपने राज्यों को अपने एडॉप्टेड सन को या अपने उत्तराधिकारी को भी सौंप सकते हैं। Now the next was it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army, here it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। और इसके साथ साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि ब्रिटिश शासन में और ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश शासन है उसमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या घटाई जाएगी और साथ ही साथ यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाई जाएगी। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द साउथ इंडिया, और यह भी डिसाइड किया गया कि
अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सोल्जर्स को रिक्रूट करने की जगह पर मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम एमॉन्ग द गुरखा, सिख्स एंड पठान्स। सो इन सभी जगहों से सोल्जर्स को रिक्रूट करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गुरखा, सिख और पठान्स की संख्या सिपाहियों में बढ़ाई जाए। अर्थात ज़्यादा से गुरखा, सिख और पठान से रिलेटेड जो भी लोग थे उन लोगों को सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए इंस्टेड ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, क्योंकि ये सभी वो स्थान है जहाँ से लोगों ने 1857 का रिबेल शुरू किया था। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल, और मुस्लिम्स के जो लैंड और प्रॉपर्टी थे उसको बहुत ही उसे लार्ज स्केल पर इसको ब्रिटिश ने अपने अधिकार में ले लिया एंड दे वे ट्रीटेड विथ सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी, और उनके साथ संदिग्धों की तरह और विद्रोहियों की तरह व्यवहार किया गया। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि इस विद्रोह के 1857 के विद्रोह के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार थे। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India। साथ ही साथ ब्रिटिश ने यह भी निर्णय लिया कि अब वो भारत की धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को रेस्पेक्ट देंगे, आदर के साथ देखेंगे। पॉलिसीज वेर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स। बहुत सारी पॉलिसी लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदारों के लिए बनाई गई एंड जमींदार्स एंड गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। और ये जो पॉलिसी ज़मींदारों के लिए बनाई गई थी और लैंडलॉर्ड्स के लिए, उसमें उन्हें अपने ज़मीन के ऊपर उनके अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया। Thus a new phase of history began after 1857, और इसके साथ साथ ही आफ्टर 1857 के रिबेल के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया में एक नया इतिहास शुरू हुआ और एक नए चेंजेस शुरू हुए। एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1857 के विद्रोह के बाद जैसे ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र किया गया, ये सभी एक नया इतिहास शुरू हो गया। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पर एक मैप दिया गया है और यहाँ हम देख सकते हैं कि रेड इट इज़ शोइंग द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड ब्लैक इज शोइंग द अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया। सो हियर इन दिस मैप वी कैन सी, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जितने भी ब्लैक है सभी रिबेलियन सेंटर ही है, लेकिन ये थोड़े कम ये जो थे इम्पॉर्टेंट रिबेल सेंटर नहीं थे। जो इम्पॉर्टेंट रिबेल सेंटर थे वो थे दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैज़ाबाद, और बाकी ये सभी अदर रिबेल सेंटर्स में से हैं नॉर्थ इंडिया के। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.